बदलते भारत की शान। जौ एक बहुत ही गुणकारी फसल है और विश्व स्तर पर काफी लोकप्रिय भी है। हमारे देश में भी अब किसान बड़े पैमाने पर जौ की खेती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक भी जौ की ऐसी किस्में बना रहे हैं जिससे किसानों को और ज्यादा लाभ हो सके और इसके अलावा इंडस्ट्रियल मांग को भी और बूस्ट मिल सके। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे लैब में अनुसंधान हो रहे हैं और हमारे किसान वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इससे जुड़ी हुई ब्रीडिंग को भी सीख रहे हैं। जी हाँ, पशुओं की ब्रीडिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे होती है जौ की ब्रीडिंग। इसे अपनाकर हमारे प्रगतिशील किसान आगे बढ़ रहे हैं और अन्य किसानों को भी राह दिखा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज आप देख रहे हैं जौ पर कृषि विशेष का हमारा दूसरा अंक, जिसमें हम बात कर रहे हैं जौ की, यानी स्वाद भी और सेहत भी। तो शुरुआत करते हैं आज के अंक की, जिसमें हम आपको जौ से जुड़ी काफी खास बातें बताने वाले हैं। उन्नत किस्म के बीज को उपलब्ध कराने में कृषि संस्थानों की अहम भूमिका होती है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि विशेषज्ञ भी उन्नत किस्म के बीजों को किसान भाइयों तक उपलब्ध करा रहे हैं। उन्नत किस्म के बीज हासिल करने में कई सालों के शोध और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यह संस्थान जौ के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए ब्रीडिंग प्रक्रिया करता है। आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञों से इसके बारे में विस्तार से। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि गेहूं और जौ में कैसे ब्रीडिंग करते हैं। देखिए, ब्रीडिंग की बात आती है तो पहली बार आपने देखा होगा कि गेहूं और जौ के अंदर भी ब्रीडिंग होती है, और ब्रीडिंग कैसे होती है इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये जो पीछे हमारे किसान भाई हैं, ये इसमें काफ़ी कुछ ब्रीडिंग कर रहे हैं। इसका एक तरीका होता है, और तरीका कैसे होता है हमारे साइंटिस्ट बताएंगे। सर बताइए। किसान भाइयों, मैं जो है जौ सुधार के कार्यक्रम के बारे में समझाता हूँ। इसमें जो हम दो पेरेंटल लाइन का चयन करते हैं। एक पेरेंटल लाइन जो है फीमेल पेरेंट्स तथा दूसरा जो है मेल पेरेंट्स। फीमेल पेरेंट्स वो होता है जिसमें हम जो है जो डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये मेल पेरेंट्स से जो है सेलेक्ट करते हैं। और इन पेरेंट्स में जैसे जौ के केस में हम जैसे 1000 दानों का वजन अधिक हो या कोई बीमारी हो, उसके प्रति रेजिस्टेंस हो, तो उन करैक्टर को जो है फीमेल पेरेंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है जो फीमेल पेरेंट्स जिसको हमने लिया उसमें से उसकी स्पाइक जो है जो बूटिंग स्टेज में होती है, उस बूटिंग स्टेज वाली स्पाइक को लेते हैं, और ये जो है इसके इमैच्योर एंथर्स जो है कैंची और फोर्सेप की सहायता से जो निकाल देते हैं। फिर इसको जो है जो हमारा एनवेलप होता है उस एनवेलप से इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसमें एक टैग जो है अटैच करते हैं। इस टैग में ऊपर जो है फीमेल पेरेंट का नाम लिखते हैं, नीचे मेल पेरेंट का नाम, और जिस फीमेल पेरेंट्स और जिस डेट में हमने पॉलिनेशन किया उस डेट को हम मेंशन कर देते हैं, ताकि ये हार्वेस्ट करते समय ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे, ताकि हमको मालूम रहे कि ये पेरेंट्स इसका पेरेंट्स इस पेरेंट्स से हमने क्रॉस कर बनाया है। इस प्रकार से हम जो है ये पहले इमैस्कुलेट कंप्लीट करते हैं। इमैस्कुलेशन के लगभग 72 घंटे बाद जो है पॉलिनेशन करते हैं। तो पॉलिनेशन में जो है हम ऐसी स्पाइक का सिलेक्शन करते हैं जिसका जो है पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है, और उसको जो है फिर हम जो फीमेल स्पाइक है उस फीमेल स्पाइक के पास लाते हैं, और फिर इसके ऊपर जो है ये पोलन ग्रेन का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और जब ये स्पाइक मैच्योर हो जाती है तब हम जो है अलग अलग प्लांट की जो है स्पाइक अलग अलग हार्वेस्ट करते हैं।
गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा जौ की नई किस्मों को विकसित किया जा रहा है। हमारे किसान जहां खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं हमारे वैज्ञानिक लैब में अनुसंधान कर रहे हैं ताकि किसानों तक अच्छी किस्मों को पहुंचाया जा सके। और जौ के क्षेत्र में भी ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं, नई किस्में किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। हमारा देश प्रगति की मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे किसान और वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं कि जौ को लेकर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने जौ के उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाने में एक और कामयाबी हासिल कर ली है। अब जौ के उन्नत बीज इस संस्थान के लैब में भी तैयार किए जाने लगे हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल स्थित इस लैब में जौ की अनगिनत किस्में विकसित की जा रही हैं, जो बेहद उन्नत किस्म की हैं। इन किस्मों का विकास इस संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। जो आप जार देख रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जार में तमाम बारले रखी हुई है और बारले के कई प्रकार हैं। क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस तरह के बहुत सारी बारले हैं तो इसमें क्या है? हमारे पास बहुत सारे हैं, क्लिपर हैं, SBL हैं, DWRUB 64 है, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो अब तक जितने भी उन्नत किस्म की वैरायटी बारले में डेवलप हुई है, उनका सारा का कलेक्शन हमारे पास है। ये गीतांजलि एक वैरायटी है जो कि हस्कलेस वैरायटी है, नेकेड वैरायटी है। ऐसे ये करण 16 वैरायटी है, ये भी हस्कलेस बारले की प्रजाति है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे किस्में रखी हुई हैं। फिर आपको अगर हम ये दिखाएं तो ये माल्ट बारले की है, हस्क वैरायटी है, जिसका नाम है RD 2660। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है। नई नई तकनीकों के माध्यम से इन किस्मों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है, जिससे इनकी गुणवत्ता को मापा जाता है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के इस लैब में किस तरह जौ की उन्नत किस्में तैयार की जा रही हैं, कौन कौन सी ये किस्में और किन नई तकनीकों और मशीनों के जरिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये माइक्रो पाइपेट सिस्टम है। इसके द्वारा हम लोग जो लिक्विड क्वांटिटीज़ होती हैं बहुत थोड़ी मात्रा में जिसको लेते हैं रिएक्शंस बनाने के लिए, जैसे DNA एक्सट्रैक्शन है, तो DNA एक्सट्रैक्शन में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स आते हैं। और एक बार DNA निकल चुका है, उसके बाद अगर आपको PCR रिएक्शन लगाने हैं, DNA को एम्पलीफाई करना है, तो भी ऐसी विधाओं का उपयोग में आता है, लाया जाता है। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लिक्विड को डिस्पेंस करने के काम में आता है। आप देख रहे होंगे मल्टी चैनल्स इसके अंदर लगे हुए हैं, तो कई सारे सैंपल्स आप एक साथ ले सकते हैं एक बार में। इसमें जेल कास्ट किया जाता है। DNA को आप कैसे देख सकते हैं? तो DNA देखने का एक तरीका ये होता है कि हम एगेरोज एक केमिकल आता है पाउडर, उसको डिज़ोल्व करके लिक्विड में गर्म टेम्परेचर पे बॉयल करा के फिर इसके अंदर पोर कर देते हैं उसको, और उसके बाद एक कॉम लगा देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर ग्रूव्स बन जाती हैं। तो जो सैंपल हम एनालिसिस करके ले आते हैं उसको उन ग्रूव्स में छोटे छोटे वेल्स के अंदर हम पाइपेट के द्वारा डाल देते हैं, माइक्रो पाइपेट के द्वारा, और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि DNA चूँकि निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ धीरे धीरे चलता है उस वेल के माध्यम से। ये माइक्रो प्लेट है, माइक्रोरेटर प्लेट। उसको रखने के बाद हम इस सिस्टम को बंद करके इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, DNA को कई गुना मल्टीप्लाई करते हैं हम, बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी को DNA को ले करके और इस मशीन में डालते हैं। तो आर्टिफिशियल DNA सिंथेसिस एक तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन, वो कई गुना बन जाता है। उसके बाद इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं जेल के ऊपर, जैसे आपने देखा पिछले उसमें। इस लैब का मकसद ये है कि अलग अलग प्रजातियों में DNA के लेवल पे क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ताकि उसको हम एसोशिएट कर सकें किसी ट्रेट के साथ। तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं जो हम यहाँ पे उपयोग में लाते हैं, और उससे फिर ये पता चलता है कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन से लोकेशन से वो ट्रेट्स कंट्रोल हो रहे हैं, ताकि उनको हम आगे ब्रीडर्स को ये बता सकें कि ये ट्रेट्स हैं, इसके लिए इस तरह से ये मैकेनिज्म्स यूज़ करके आप उसको आगे प्रजनन में उपयोग में ला सकते हैं। तो देखा आपने जौ कितना गुणकारी है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष, जौ सेहत भी स्वाद भी जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहें कृषि विशेष।
लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहते हैं किसान देखकर ज्यादा बेहतर सीख पाता है। इसी मकसद से मेले और संग्रहालयों का आयोजन किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे जौ एवं गेहूं अनुसंधान करनाल द्वारा भी एक संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर जौ की विभिन्न किस्मों को डिस्प्ले किया जाता है। किसान वहां पर जाकर उन किस्मों के बारे में बारीकी से समझ सकते हैं और उनका चुनाव भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा किसानों के लिए यहां वर्ष 2011 में गेहूं और जौ संग्रहालय बनाया गया है। संग्रहालय बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि संस्थान द्वारा विकसित की जा रही जौ और गेहूं की प्रजातियों को यह संग्रहित कर आने वाले लोगों को दिखाया जाए। इस संग्रहालय में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई जौ की किस्मों को रखा गया है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का गेहूं एवं जौ संग्रहालय किसानों और अन्य हितधारकों की सेवा के लिए तत्पर है। यह संग्रहालय हम लोगों ने 2011 में बनाया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम चूँकि गेहूं और जौ फसल पे काम करते हैं, जो रबी सत्र की फसलें हैं, अगर खरीफ में या जैद में कोई भी हमारे पास आगंतुक आते हैं तो उस समय खेत में दिखाने के लिए हमारे पास गेहूँ जौ की फसल नहीं होती है। तो कितने तरह की किस्में हैं या गेहूँ कितने तरह का होता है, जौ 2 पंक्ति है, 6 पंक्ति है, इस तरह के सैंपल हम लोगों ने इस म्यूजियम में रखे हैं। साथ में गेहूं अनुसंधान से जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक पल है उसको भी हमने इसमें समावेशित किया है, संग्रहित किया है। कौन कौन से लोग थे जो उत्तरदायी थे हरित क्रांति के, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने गेहूं के और जौ के अनुसंधान में बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, जिसकी बदौलत आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो पाया है खाद्यान्न के उत्पादन में, गेहूं और जौ के उत्पादन में। तो उन सारी चीज़ों को रखा है हम लोगों ने। साथ में हमने एक समेकित मॉडल भी रखा है जिसमें हम लोगों ने बताने की कोशिश किया है कि आधुनिक कृषि व्यवस्थाओं के साथ कैसे समृद्धि लाई जा सकती है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें रखी है जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की सारी किस्मों को दिखाया है कि उसमें क्या विशेषता थी और कैसे कैसे जेनेटिक एडवांसमेंट हुआ, जेनेटिक गेन हुआ और कैसे हम 2-3 टन से बढ़ कर के आज हम 9 टन तक हम पैदावार ले पा रहे हैं इन किस्मों से। तो कुल मिलाकर के इसमें सभी जो विषय हैं हमारे, जिसमें फसल सुधार है, फसल सुरक्षा है, संसाधन प्रबंधन है, इसके बाद फसल सुरक्षा है, सामाजिक विज्ञान है, जौ नेटवर्क है, इन सब के पैनल भी हमने अलग अलग रखे हैं जिसमें शोध की जो भी प्रमुख गतिविधियां हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया है। आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं उसका भी वर्णन अलग अलग पैनल पे हमने रखा है और किस तरह से विस्तार गतिविधियों के माध्यम से हम किसानों तक पहुंच रहे हैं उसकी भी एक झलक हम लोगों ने दिखाई है। कैसे जौ का माल्ट बनता है और माल्ट से कैसे अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, इसका भी एक पैनल है। साथ में कई तरह की बीमारियां होती हैं जौ में और गेहूं में, उसके भी अलग अलग सैंपल रखे हुए हैं। कई सारे प्रोडक्ट के भी सैंपल हमने दर्शकों के लिए, विजिटर्स के लिए रखा है। हमारे वैज्ञानिक लैब में जी तोड़ मेहनत करते हैं और नई नई किस्में तैयार करते हैं ताकि इससे हमारे किसानों को लाभ हो पाए। लेकिन अगर ये किस्में लैब से लैंड तक ना पहुंचे तो ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत बर्बाद जाती है। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान सतीश कुमार से, जिन्होंने गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से ट्रेनिंग ली और ब्रीडिंग के बारे में सीखकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। कैसे उन्होंने सफलता हासिल की और आज वो बन गए हैं सफल किसान, आइए जानते हैं। सतीश कुमार एक प्रगतिशील किसान हैं। पिछले 6 सालों से भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से जुड़े हुए हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण लेकर जौ की खेती कर रहे हैं। जौ के विषय में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें खेती की दिशा में काफी मदद मिली, साथ ही इनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। इनके अनुसार जौ में कई विशेषताएं मौजूद हैं। कई शारीरिक बीमारियों में जौ का लगातार सेवन करना बेहद फायदेमंद रहता है। बाजार में जौ की दिनों दिन मांग भी बढ़ रही है। किसान भाई कृषि विशेषज्ञों की मदद और उनकी सलाह के आधार पर जौ की खेती करें तो निश्चित ही लाभ मिलेगा।
सतीश कुमार ने भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि वैज्ञानिकों से जौ में ब्रीडिंग की ट्रेनिंग भी ली है। आज वे इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। इस तरह सतीश कुमार अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। जौ की खेती कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हैं सतीश कुमार जी हैं जो एक प्रगतिशील किसान भी हैं। इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग भी ली है और उसके बाद खेती करना शुरू की है। सतीश जी बताइए, खेती करने से आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ और उससे पहले क्या करते थे? सर मैं अपना सतीश कुमार, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जींद विलोम नरवाना से बिलोंग करता हूँ और अब मैं काफ़ी टाइम से 6 साल से अब यहाँ जौ में काम कर रहा हूँ। तो मेरे सर के साथ अपने ट्रेनिंग ले रहा हूँ, डॉक्टर जोगिंदर सिंह, और हमारे उनके साथ बहुत अच्छा वो भी है। लेकिन वो हम जैसे भी हम जौ का वो कर रहे हैं शुरू से 6 साल से मैं यहाँ पे काम करते करते मेरे को इतनी नॉलेज, इतना वो मिला है, इतना बेनिफिट मिला है हमें कि बहुत अच्छा। जितने भी हमें जैसे कोई शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसके बारे में हम जौ का यूज करते हैं। जौ से हम जितना भी वो लेते हैं तो बहुत अच्छा मिलता है, हमें फ़ायदा मिलता है। हम घर में अपने भी यूज करते हैं और जितना भी होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जौ का ही वो करेंगे जितना भी कुछ होगा। तो मैं पहले इतना कोई वो फ़ायदा नहीं था मेरे को, मैं अपना खुद का काम कर रहा था, लेकिन मैंने कोई बेनिफिट नहीं मिला। इधर आने से मेरे सर के उसमें ट्रेनिंग लेने से मेरे को इतना लाभ मिला है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। आप ये जौ की जितनी प्रगति होगी इससे अपना बहुत फ़ायदा होगा और अपने शरीर की अच्छी वो रहेगी। देखिए, एक इन्होंने अच्छी बात बताई है, बड़ी ही सुझाव भी दिया है कि जौ की जो खेती करते हैं वो आपके शरीर के लिए लाभदायक भी है, रोग से छुटकारा भी दिलाता है। ये इनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। आप ये बताइए सतीश जी, जो पहले काम करते थे उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होता था या इस कार्य से फ़ायदा हो रहा है? इस कार्य से फ़ायदा होता है जी मेरे को। कैसे कैसे हो रहा है बताइए। इस कार्य से मैं अपने परिवार के लिए भी अच्छा कुछ वो है, लेकिन पहले जो काम करते थे उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता था मेरे को। यहाँ आने से मेरे को इतनी नॉलेज मिली है सर के उसमें आने से, तो सर ने हमें इतना ट्रेनिंग दी है कि कुछ हम बता नहीं सकते। लेकिन हमें इसे जैसे भी हमें जौ में आए हैं तब से हमारे इतने उसमें, लेकिन जो बीमारी से छुटकारा मिला है, बीमारी से हमने जैसे हम अपना जौ से यूज़ करते हैं, जैसे 10 किलो आटा लेते हैं, 10 किलो में 3 किलो जौ मिलाते हैं, तो उसे अगर अलग जौ से लेते हैं तो अलग का जौ की उससे चपाती हमारी टूट जाती है। लेकिन इसमें कणक के आटे डालने से 3 किलो का जौ और 7 किलो अपनी कणक उससे लेने से तो चपाती अच्छी बनती है। और हमारे जो भी शरीर की भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो इसको अपना दलिये में भी यूज़ कर लेते हैं, दलिया बनाते हैं, दलिया भी खाते हैं, लेकिन इससे शरीर को बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी अच्छी किस्म बनाने के लिए लोग ब्रीडिंग भी करते हैं। क्या आपने इसकी ट्रेनिंग ली है? आपको ये आता है? हाँ जी, आता है जी। मैंने अपने सर से ट्रेनिंग ली है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे को बताया है, मेरे को सिखाया है और बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं। कैसे कैसे करते हैं जरा बताइए। जैसे हम अपनी अच्छी वैरायटी है जो बीमार रहित होती है, जो बीमारी नहीं होती, और अच्छी जैसे दाना भी अच्छा बनता है, जो बीमारी से रहित होती है, तो उससे हम 6 रो की स्पाइक लेते हैं। 6 रो में से 1 रो निकाल देते हैं। इसमें जो 1 रो निकाल लेते हैं, जो दो रो रहती हैं उसमें इंथर होते हैं, वो उस वैरायटी के जो खुद की वैरायटी है, जो खुद का है, वो उससे वो इंथर निकाल के दूसरी वैरायटी के हम डाल देते हैं। तो उससे पोलेशन करते हैं। पोलेशन से हमारे 3-4 दिन के बाद हम जैसे भी करते हैं, 3-4 दिन के बाद पोलेशन होता है। पोलेशन के बाद जब भी हम उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से दाना बनता है और अच्छा पोलन डालेंगे तो अच्छा दाना बनेगा। तो एक जैसे भी हम 6 रो में जो भी होता है, जैसे हमारी 26 लाइन होती है, 28 लाइन होती है, 56 लाइन होती है, उसमें से लगातार बेहतर जो दाने बनता है बहुत अच्छा बनता है। जितना जैसे अपनी खुद की वैरायटी होती है, खुद की वैरायटी से बीमारी रहित लेते हैं हम, उससे अगर दूसरे जो बीमारी रहित होती है उसका पोलन हम इसमें डाल लेते हैं, तो उसमें डालने से वो बहुत अच्छी बढ़िया और अच्छी क्रॉस होते हैं। वो हम उससे अगले नई जनरेशन पैदा करते हैं, नई जनरेशन पर अगले उसमें जाती है वो। तो वाकई में हम कह सकते हैं कि जौ एक ऐसी अनाज फसल है जिसके कई सारे लाभ हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जौ स्वाद भी सेहत भी जारी रहेगा। देखते रहें कृषि विशेष। कहानी
देखिए चंद्रमुखी सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मधुमेह और कुपोषण हमारे देश की एक गंभीर समस्या है और ऐसे में जौ एक ऐसी फसल है जो कि इन दोनों समस्याओं का समाधान कर सकती है। जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी मधुमेह में ये लाभकारी है। वहीं दूसरी तरफ कुपोषण को भी दूर करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा जौ के सेवन से कई गंभीर बीमारियों से भी हमें निजात मिल सकती है, या फिर कहें कि हम उनसे दूरी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ के बारे में। अच्छे और उन्नत बीज उपलब्ध कराने में कृषि संस्थाएं लगातार प्रयासरत रहती हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल भी जौ की नई नई किस्मों पर लगातार शोध कर रहा है। यहाँ के कृषि वैज्ञानिक और रिसर्च फेलो जौ की उन्नत किस्में, खास तौर पर छिलका रहित किस्म पर खासा जोर दे रहे हैं। जौ की ये किस्म हूबहू गेहूं की तरह दिखती है। जौ की इस किस्म को बेहद उन्नत कैटेगरी में रखा गया है, कारण इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व। छिलका रहित इस जौ के लगातार सेवन से मनुष्यों में होने वाली कई बड़ी बीमारियों जैसे शुगर और हार्ट से संबंधित बीमारियों में राहत मिलती है। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित भी रखता है। इन्हीं सभी कारणों से भविष्य में जौ की इस किस्म की मांग बढ़ने की संभावनाएं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि किसान भाई जौ के इस किस्म की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डायबिटिक मरीज होते हैं उनके लिए ये रामबाण का काम करता है। दूसरा मैं बात कर रहा था कि जो बीटा ग्लूकन एक तरह का कंपाउंड है जो जौ के दाने में होता है, उसका अनुसंधान से काफ़ी वर्षों के अनुसंधान से ये पता चला है कि उसका हमारे शरीर पर बहुत ही प्रभावकारी इम्पैक्ट आता है। दूसरा है कि जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है, जिसको स्पेशली हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो जौ के इस्तेमाल से, रेगुलर इस्तेमाल से जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है, स्पेशली जो कोलेस्ट्रॉल है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तीसरा है जो हमारा गट होता है, ये जो हमारा होता है पोर्शन, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। तो जो गट का जो माइक्रोब होते हैं पूरा सिस्टम, उसको ये बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, जिससे कि हमारा ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होता है। अगला फ़ायदा इसका है कि जब हम खाते हैं, इसके अंदर डाइटरी फाइबर का जो मात्रा होता है वो दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसका सेवन नित्य प्रतिदिन अगर करते हैं तो उस डाइटरी फाइबर से क्या होगा कि जो हमारा बाउल मूवमेंट है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है अन्य तरह की, तो उससे हमें इसको निजात मिल सकती है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन 3 ग्राम बीटा ग्लूकन का सेवन करते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। औषधीय गुणों के पाए जाने के कारण बीते सालों में बाजार में जौ की मांग बढ़ी है और साथ ही भविष्य में अपार संभावनाएं भी तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि क्यों जौ एक फसल के रूप में, एक अनाज के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। जहां ये पोषक तत्वों से भरपूर है, वही इंडस्ट्रियल मांग भी इसकी देखी जाती है। खास तौर पर माल्ट इंडस्ट्री में इसकी अच्छी खासी मांग बनी रहती है, जिससे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है। यानी मांग और आपूर्ति के बीच के फर्क की पूर्ति कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए, तो आप हमें ईमेल जरूर करें और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।